अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में आपके पास ये कुछ कंटेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एरेज। एरेज क्या होती हैं, इनिशियलाइजेशन एरे की क्या होती है, ठीक है, और कीवर्ड कॉन्स्ट क्या होता है। और ये कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आज हमें ये वाला करना पड़ेगा। बाकी जो लीनियर सर्च है, जो बाकी है, वो इंशाल्लाह मिड टर्म की प्रिपरेशन में कर लेंगे। और कुछ टिप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एरेज क्या होती हैं। एरेज, यार अगर कोई बंदा आपसे कहे कि आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कितने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं 50, तो आप वो भी कर लोगे, ठीक है। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि आपने 5000 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप 1 माह बाद वापस आओगे तो फिर आपको थोड़ी देर हो चुकी होगी, तब तक ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको काफ़ी सारी मुश्किल पेश आएंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनकी एज स्टोर करनी है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग वेरिएबल बनाओगे उनके लिए, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 टिल 100। तो उसके लिए आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला, उसका सोल्यूशन निकला एरेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है इंट x है, फिर मैंने इंट y बनाया, इंट z बनाया, इंट a बनाया, इंट b बनाया, इंट c बनाया। तो इस तरह मैं वेरिएबल्स बनाता गया, ठीक है। तो वेरिएबल्स बनाने का फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मुझे अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़े। अब कोई इसका ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि हम एक ही मरतबा कोड लिखें और उसी टाइप के वेरिएबल्स बन जाएं। अब बजाय मैं 10 वेरिएबल बनाऊं, बजाय मैं 20 वेरिएबल बनाऊं, मैं एक चीज़ यूज़ कर सकता हूं जिसको बोलते हैं एरेज। और उस कोड को लिखते हुए मैं एक ही मरतबा 10 या 20 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, डेटा टाइप, जिस टाइप की आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपने लिखना होता है एरे का नेम, ठीक है, एरे नेम। फिर आपके पास आती है ये ब्रैकेट्स, इनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। अब फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं 100 और सबकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो कैसे करूँगा, तो मैं सिंपल इजीली लिखूँगा इंट, ठीक है, ओके। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइज़, और या फिर हम साइज़ नहीं भी देते, और कई जगह भी होते हैं हम उसको साइज़ देते होते हैं, ठीक है। वो कब है वो आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपने लिखना है इंट, उसके बाद आपने लिखना है एरे का नेम। एरे का नेम भी जो है ना, जैसे आपके वेरिएबल्स के नेम थे ना, आप कन्वेंशंस को फॉलो करते थे, जैसे स्नेक केस, कैमल केस, ठीक है, मीनिंगफुल, वो आप इस केस में भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल क्या दिया, ARR, ओके। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाई, और इसके अंदर अगर मैंने लिखा है 10 और सेमीकोलन लगा दिया, तो अब क्या है, ये 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं ऑफ इंट टाइप, क्योंकि उनकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं, 10। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ 30, तो ये 30 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, किस टाइप के, इंट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ, तो ये 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया मैंने, 100 वेरिएबल्स को, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, यूजिंग एरेज। बजाय इसके मैं ऐसे लिखता ए, ठीक है जी, बी और CDEFG H, तो बजाय मैं ये करता, मैंने एक शॉर्ट कोड ले लिया, वो क्या है, मेरे पास 100 वेरिएबल्स आ गए। और फिलहाल मैं इसको यहाँ पे 5 तक लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब 5 तक मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें वैल्यूज़ कैसे दे सकते हैं। अब आपने वैल्यूज़ कैसे देनी है, आपने यूज़ करना होता है इंडेक्सेस को। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है, अब जैसे आपने ये बनाया ना, इसमें हुआ पता क्या है, मेमोरी में 5 खाने बन चुके हैं, ठीक है। कितने, 5 खाने बन गए हैं मेमोरी में, 5 बॉक्सेस बन गए हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 बॉक्सेस बन चुके हैं मेमोरी में। अब उस किसी एक बॉक्स के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा,
जैसे मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करता था ना, राइट, इंट एक्स लिखा, एक्स इज इक्वल टू 10 20 30। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है, मतलब उस वेरिएबल को हमने एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। 5 बन चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता 10 तो मेरे पास मेमोरी में 10 लेआउट्स बन जाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। ओके, 10 बॉक्सेस बन जाते हैं। अब यहाँ पे इस केस में 5 बने हैं, ठीक है। अब मैंने पहले बॉक्स को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो पहले बॉक्स को आपने कैसे एक्सेस करना है, हमेशा जो यहाँ पे हम चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है, साइज़ होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, साइज़ होता है। तो हमेशा बात याद रखना, एरे का जो साइज़ होता है 0 to n-1 होता है। अब ये n क्या है, जो आपका साइज़ है एरे का, क्या है, साइज़ है एरे का। साइज़ इस केस में आपके पास क्या है, 5 है, तो 5 माइनस क्या हुआ, 4, तो 0 to 4 आपका साइज़ होता है, मतलब लेस देन। टोटल नंबर आपके कितने हैं, 5, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4, तो अगर आप इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये 5 ही बनता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। ओके, तो एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो ये यहाँ पे अगर मैंने पहले बॉक्स को एक्सेस करना है तो मैं 0 लिखूँगा, दूसरे को एक्सेस करना है तो 1 लिखूँगा, तीसरे को एक्सेस करना है तो 2, चौथे को 3, पाँचवें को 4। साइज़ क्या है, n-1, 0 to n-1, लेस देन 1 है उसमें से, ठीक है, -1 है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैंने उस 0 के बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ARR, फिर मैंने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाना है वहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। ये क्या है, वहाँ पे उस इंडेक्स पे क्या है, उस इंडेक्स में कोई वैल्यू रख दो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली कोई भी वैल्यू रख दो रैंडमली, 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है इस केस में, अब यहाँ पे आ गया है 12। ओके, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ARR ऑफ 1 और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रखूँ 13, तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे आ गया है 13, ठीक है। ओके जी, इसी तरह मैं यहाँ पे अगर ARR ऑफ 2 लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ 14, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया है, 14 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, इन वैल्यूज़ को, सिंपल आप क्या लिखोगे, सी आउट, आपने 12 को एक्सेस करना है तो 12 किस में पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, आपने सिंपल इसको यहाँ लिख देना है ARR ऑफ 0 कि एरे के 0 इंडेक्स पे जाओ, कोई जो चीज़ पड़ी है उसको प्रिंट कर दो। तो वहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है। इसी तरह मैं अगर दूसरा प्रिंट करना चाहूँ, सी आउट ARR ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। इसी तरह मैं अगर करूँ सी आउट ARR ऑफ 2, तो इस केस में क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है भाई। इस केस में मेरे पास क्या आएगा, 14 आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ARR ऑफ 3 को, अभी तो मैंने इसको कोई वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। इंडेक्स कितने हैं, 0 1 2 3 4, अगर 5 है तो 4 तक, अगर 6 है तो 5 तक, अगर 7 है तो 6 तक, n-1 तक जाना है इसने, ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 को, तो मतलब ये थर्ड इंडेक्स को एक्सेस कर रहा है, मतलब ये फोर्थ वैल्यू एक्सेस करना चाह रहा है। अगर इधर देखें 1 2 3 4, तो फोर्थ पे जो वैल्यू पड़ी है ना, फोर्थ नंबर पे, उसको एक्सेस करना चाह रहा है। लेकिन हमने तो 3 इंडेक्सेस पे वैल्यूज दी हैं, फोर्थ पे तो कोई वैल्यू दी नहीं है। अगर इस केस में रन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट मेरे पास आएगी 0 आएगा, ठीक है। तो जो आप वैल्यूज़ दोगे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आपके पास 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर इन केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट ARR ऑफ 5, ठीक है। 5 तो है ही नहीं मेरे पास इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ तक है, इंडेक्स कहाँ तक है, 4 तक है। ये बात याद रखना, इंडेक्सिंग की बात हो रही है, तो इंडेक्स कहाँ तक है, n-1 तक है। n क्या है, 5, 5 - 1 क्या हुआ, 4, तो 4 तक इंडेक्स है। फिफ्थ नंबर पे कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी इंडेक्स नहीं है। हमारे पास साइज़ कितना होता है, n-1। तो इस केस में अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, जो इंडेक्स है ही नहीं एरे का, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास प्रोग्राम चल जाएगा, उस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चल जाता है लेकिन वहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। तो इस केस में घबराना नहीं, आपके पास इस तरह के कोड भी आ सकते हैं। ओके,
तो ये थी एरे। ओके जी। अब एरे को दो तरीके होते हैं। अब एरे के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होती है इनिशियलाइजेशन, जैसे हम वेरिएबल्स के अंदर कर रहे थे। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे उसी टाइम के ऊपर आपने डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर आपने कोई वैल्यू देनी ना, तो शिफ्ट और वो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। कितनी वैल्यूज देनी है, जितने आपने साइज़ दिया है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो ये मैंने वैल्यूज़ दी हैं। ये इंडेक्स, ये मेरे पास क्या हुआ है यहाँ पे, ये इंडेक्स 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करूँ सी आउट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ARR ऑफ 0, ठीक है जी, और इसी तरह सी आउट लिखूँ ARR ऑफ 1, ओके जी, और इसी तरह सी आउट लिखूँ ARR ऑफ 2, और इसी तरह अगर मैं एक्सेस करता जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3। ठीक है, जो आपने वैल्यू दी होगी वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगी। फिर अगर मैं यहाँ लिखूँ 11 12 13 14 15, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आता जाएगा सी। ठीक है जी, 3, ओके, सी आउट ARR ऑफ 4। अब 4 के बाद इंडेक्स खत्म हो गया, 5 पूरे हो गए, तो यहाँ पे 15 तक आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कोई आउट ऑफ इंडेक्स से आता हूँ ना, तो वहाँ पे आपको पता है क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। एक और चीज़, आपने इसका साइज़ कितना दिया है, 5। अब बजाय 5 के एलिमेंट्स आप यहाँ पे कोई छठा एलिमेंट देते हो, कोमा लगा के आपने अलग अलग एलिमेंट्स देने, कोई छठा एलिमेंट देते हो, तो उस केस में इसने एरर दे देना है। इसने कहना है आपने टू मैनी इनिशियलाइजर्स कर दिए हैं, जबकि आपने साइज़ दिया था 5, तो 5 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब यहाँ पे साइज़ को स्किप कर सकते हो। ठीक है, साइज़ को स्किप कर सकते हो। यहाँ पे अब आपने साइज़ नहीं दिया, तो अब आप जितनी मर्ज़ी वैल्यू इसको वैल्यूज़ दो, अब इसने चल जाना है। ठीक है, अब इसने चल जाना है। ओके, तो ये क्या थी, एरे। अब एरे किसी भी टाइप की हो सकती है, फ्लोट की हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ही हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ देंगे। जितना साइज़ होगा कोमा के साथ सेपरेट करके उनको वैल्यूज़ दे देंगे। ठीक है। एक और चीज़, अगर आपने वेरिएबल एरे को जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ा है और कोई भी साइज़ नहीं दिया, तो इस केस में ये एरर है। ठीक है। अगर आपने जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ना है तो साइज़ लाजमी दो, तो अब चल जाना है। ठीक है भाई, अब चल जाना है। लेकिन अगर आपने साइज़ नहीं दिया तो मस्ट है, तो उसको इनिशियलाइज़ कर दो लाजमी। इस तरह नहीं चलेगा, उसको लाजमी इनिशियलाइजेशन उसकी लाजमी करनी है आप लोगों ने। ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन जितनी भी करो, 1 करो या 2 करो, जितने मतलब एलिमेंट्स लाना चाह रहे हो उतने एलिमेंट्स ले लेगा, उतना साइज़ बना देगा और एरे को डिक्लेयर कर देगा। ठीक है। इस केस में आपके पास साइज़ नहीं है, लेकिन इंटरनली कंपाइलर 2 एलिमेंट्स का साइज़ बना देगा। ठीक है। और इस केस में आपके पास कहाँ से इंडेक्सिंग होगी, 0 से 1 तक, और साइज़ कितना है, 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। ठीक है। तो 0 से 1 तक जाएगा। अगर आपके पास साइज़ कोई 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे 2 तक जाएगा। ठीक है जी। साइज़ कितना है, 3, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। 0 1 2, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी। ओके जी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप एरे को लिखते हो जी, एक सिंपल एलिमेंट के अंदर आपने सिर्फ एरे लिखा, आप फॉर एग्जांपल कोई साइज़ ये है 5। ठीक है। इस केस में अगर आप लोग प्रिंट करते हो सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स, 0 को भी प्रिंट करते हो, ठीक है, सी आउट 1 को भी प्रिंट करते हो, ठीक है, सी आउट 2 को भी प्रिंट करते हो, और इसी तरह आप सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करते हो एरे के, जितना आपने साइज़ दिया। ठीक है, 4 तक, अगर 5 है तो 4 तक, 6 है तो 5 तक, ऐसे चलना है यहाँ से। अगर आपने सिंपल एक वैल्यू दी है और बाकी कोई भी वैल्यू नहीं दी उसको, तो जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 के साथ। किसके साथ, 0 के साथ इनिशियलाइज होंगे। ओके। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दूसरी वैल्यू देता हूँ, 8 देता हूँ, तो पहले 2 एलिमेंट्स की वैल्यू क्या आई, 1 और 8। बाकी के एलिमेंट्स की जो इनिशियलाइजेशन होगी वो किसके साथ होगी, 0 के साथ इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आपके सामने। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता, तो इस केस में क्या होगा, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स किसके साथ इनिशियलाइज होंगे, 0 के साथ। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, तो उस केस में भी आपके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे।
और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0,0,0,0,0 इस तरह लिखता हूँ तो उस केस में आपके सारे के सारे एलिमेंट्स में 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे। और कोमा के साथ जितने एलिमेंट्स होंगे ना उतने कोमा के साथ सेपरेट करके एलिमेंट्स में आप वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप एरे को यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल्स एरे को यूज़ करते हो, लूप को यूज़ कर सकते हो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए, लूप को यूज़ कर सकते हो एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। बजाय आपके सी आउट लिखो, एरर ऑफ 0 लिखो, एरर ऑफ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, आप सिंपल कोई लूप लगा सकते हो। वो कैसे, सिंपल आप लोगों ने क्या लिखना है, फॉर लूप का मोस्टली यूज होता है, फॉर, ठीक है। आपको पता है आपकी एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, राइट। और साइज कहाँ तक है, आई लेस देन, अगर 5 है तो 4 तक है, ठीक है जी। अगर तो आपका यहाँ पे 6 है तो लेस देन कितना होना है, लेस देन 6 होना है, सॉरी अगर 5 है ना, अगर 5 है तो यहाँ पे क्या आना है, लेस देन 5 आना है, ठीक है। लेस देन 5 मतलब 4 तक। अगर 6 है तो यहाँ पे क्या आना है, लेस देन 6 मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा, उससे लेस होगा इंक्लूड, ठीक है जी, आई प्लस प्लस। ओके, अब आप क्या कर रहे थे, जब इसको प्रिंट कर रहे थे सी आउट लिख रहे थे आप, ठीक है, ए आर ऑफ 0 लिख रहे थे, फिर आप कर रहे थे ए आर ऑफ 1 लिख रहे थे, इसी तरह आप क्या कर रहे थे, ए आर ऑफ 2 लिख रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आपने इसको लूप के थ्रू लिख दिया। आप लूप में कैसे लिखेंगे, आपने सिंपल लिखना है सी आउट ए आर ऑफ आई, बस बात खत्म, ठीक है। आई क्यों लिखा, आई भी सबसे पहले कहाँ, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर आई जाएगा यहाँ पे 0 लेस देन 6 है जी हाँ, फिर आई जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा क्या आएगा 1, तो 1 से कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 6 है जी हाँ, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 5 के बाद यहाँ पे 6 जब आएगा तो 6 लेस देन 6 नहीं होता, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और आपका वहाँ पे जो है ना लूप टर्मिनेट कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आई लिखता हूँ तो पहले 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है। 5 से ऊपर जाएगा तो कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी और आपकी लूप टर्मिनेट कर जाएगी। इस केस में क्या होगा, सारे के सारे 0 के साथ हैं तो यहाँ पे 0 0 प्रिंट कर देगा। ओके, इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जी, आप 10 लिखो, 11 लिखो, 12 13 14 15, ठीक है। अब आपके पास साइज कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, गुड, आपने सही एलिमेंट्स दिए हैं तो आपके पास ये आप आउटपुट में आ जाएगा 6 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर इन केस आपके पास साइज नहीं है और आप एलिमेंट्स बढ़ाई जा रहे हो 16 17 18 19 20, उस केस में आपको यहाँ पे साइज लाने के लिए ना आपको इन एरे के एलिमेंट्स को गिनना पड़ेगा, राइट। तो कितना मुश्किल काम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन 11। तो उस केस में ये सारे के सारे एलिमेंट्स तब प्रिंट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल वही लिखता रहता, लेस देन 6 लिखा रहता तो यहाँ तक जाता, उससे आगे ये जाता ही ना, ठीक है। तो ये देखो 15 तक ही गया है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, फिर इनके एलिमेंट्स को गिनना पड़ा। तो भाई ये क्या चीज़ है, आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते अगर साइज नहीं लिखा हो। उस केस में आप क्या करते हो आप यूज़ करते हो साइज ऑफ ऑपरेटर का। किसका, साइज ऑफ ऑपरेटर का। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, जो डेटा टाइप्स की बाइट्स को बताता है, राइट। तो क्या करोगे आप लोग करोगे साइज ऑफ ऑपरेटर का। तो कैसे यूज़ करना है, आपने सिंपल यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। आपने कहना साइज ऑफ ए आर आर। चलो पहले आपको ना करके दिखा देता हूँ। आपने क्या पढ़ा था, सी आउट साइज ऑफ पढ़ा था ना, इसमें जो हम डेटा टाइप लिखते थे उसके बाइट के बारे में बताता था। इंट में कितने बाइट्स हैं, 4 है, कैरेक्टर में कितने 1 है, ठीक है, इस तरह आपको बताता था। अगर इस केस में पढ़ूँ प्रिंट करूँ तो इंट में कितने बाइट्स हैं, 4 बाइट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे को, तो यहाँ पे देखना ये कितने बाइट्स देता है, आपको पता है मैंने बताया था वेरिएबल को भी हम लिख सकते हैं। आप यहाँ पे भी सोच रहे होंगे यहाँ पे मुझे 4 देगा, लेकिन यहाँ पे कितना देगा, 44 आई गैस, हाँ 44। क्यों, एलिमेंट्स कितने गिनो, 11 एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट कौन सा, इंट टाइप का, और एक इंट कितने बाइट्स लेता है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हुआ, 44। इसी तरह अगर मैं इंट को कम कर दूँ
और इंट कितने हैं ये देखो 1 2 3 4 5 10 तक है, ठीक है। और एक इंटीजर कितने बाइट्स लेता है 4, तो अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो क्या आएगा मेरे पास 40 आएगा, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास 40 आ जाएगा, ओके 40 आ जाएगा, ठीक है जी। समझ लगी बात की, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर कितने बाइट्स लेता है 4, तो यहाँ पे कितने इंटीजर की वैल्यूज़ हैं 10 वैल्यूज़ हैं, तो वो 10 कौन सी वैल्यूज़ हैं इंट टाइप की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में इनका मैं साइज़ प्रिंट करता हूँ साइज ऑफ, तो मेरे पास क्या आएगा 40 आएगा, ठीक है। अब 40 आ गया मेरे पास, ये देखो 40 आएगा, जितना कम करोगे उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ होगा, और कितना होगा नंबर ऑफ बाइट्स के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैरेक्टर, तो कैरेक्टर की कितनी बाइट्स है 1 बाइट्स, उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ डिवाइडेड बाय ARR ऑफ 0, ठीक है, या तो ये लिख लो या फिर आप 4 लिख लो। अगर मैं ऐसे करूँ तो अगर प्रिंट करूँ तो ये मुझे बता देगा मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अरे के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद करूँ, साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ, साइज ऑफ ARR ऑफ 0, सॉरी ऐसे लिखना था मैंने, ठीक है। इस केस में मुझे बता देगा कि मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास 10 एलिमेंट्स। कैसे हुआ, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 कौन सा है, ये है, ये इंट है, इसके कितने बाइट्स हैं, यहाँ पे गौर से देखो। पहले मेरे पास क्या निकला साइज ऑफ ARR, मतलब पूरी एरे का साइज निकला, कितना निकला 40। कैसे, 10 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट इंट टाइप का, इंट कितने बाइट्स लेता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ 40, ठीक है। डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0, 0 नेक्स्ट पे क्या बड़ा होगा 10, वो कौन सा किस टाइप, उसकी डेटा टाइप क्या है इंट है, तो इंट कितने बाइट्स लेता है 4, तो सिर्फ ये सिंपल इसकी बाइट निकाला, तो यहाँ पे क्या है 4, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ 10। तो मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं एरे के अंदर 10 है, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ 20, तो इस केस में मेरे पास एलिमेंट्स कितने होंगे 11 होंगे। मैंने इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पे देखो, तो ये क्या है सिंपल आपको दे रहा है। अब इस केस में क्या हुआ, ये 44 एलिमेंट्स 44 बाइट्स दिया, तो मैंने 44 को डिवाइड किया मैंने 4 के साथ, तो मेरे पास क्या आया 11 आया। तो बजाय इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइज ऑफ के साथ, या फिर इसको 4 से डिवाइड कर लो वो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो 4 पे ही डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में भी आपके पास क्या आएगा 11 एलिमेंट्स आएंगे। अब जितने एलिमेंट्स बढ़ाते जाओगे आपका साइज़ बता देगा कि साइज़ कितना है, ठीक है। इस केस में कितने हैं आपके पास 12, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया ना, कितना बेनिफिट हो गया आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास एरे का साइज़ नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे, जब आप लूप के अंदर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप सिंपल एक वेरिएबल बनाओ एंड के नाम से, वहाँ पे ये फार्मूला लगा जो मैंने अभी लगाया था साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। या फिर आप लिख दो साइज ऑफ ARR ऑफ 0, ये भी लिख दो, ये भी चलेगा। या फिर सिंपली डिवाइड कर दो 4 के साथ, ठीक है। उस केस में आप लूप को रन करोगे इंट I इक्वल टू 0, और एरे का साइज किसके अंदर पड़ा होगा n के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया n, ठीक है, और I प्लस प्लस। अब इस केस में आप जितने मर्जी एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाओ, आपकी एरे क्या करती जाएगी, उनको प्रिंट करती जाएगी, ठीक है। तो अब सारे के सारे एलिमेंट्स ये प्रिंट करके हमें दे देगी, ओके जी। अब जितने मर्जी एलिमेंट्स डालो, ठीक है, तो इसको कोई परवाह नहीं है, ओके जी, ठीक है। अब एक और चीज़ यार, हमने एरेज तो पढ़ी थी कि हम एरेज को पढ़ें, और हमें जो है ना मतलब इनिशियलाइजेशन अब हमें ज़्यादा लंबी करनी पड़ रही है। हमने मतलब 100 एलिमेंट्स है तो हम 100 एलिमेंट्स की इनिशियलाइजेशन करेंगे, नहीं भाई, ऐसे काम तो हम नहीं करने वाले, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 100 एलिमेंट्स है ना, तो 100 एलिमेंट्स को क्या मैं ऐसे करने बैठ जाऊँगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऐसे करने बैठ जाऊँगा, तो ये भी एक मतलब डिफ़िकल्ट टास्क हो गया ना। उस केस में हम इनिशियलाइजेशन को कैसे करते हैं, उस केस में भी हम लूप्स को ही यूज़ कर लेते हैं। कैसे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट I इक्वल टू 0 और I लेस देन 100। अगर आपके पास साइज़ मालूम है ना, तो कोशिश करो वही साइज़ लिख लो, बेटर होगा, बजाय वो जो फार्मूला आपको बताया मैंने, ठीक है, I प्लस प्लस।
अब इस केस में इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, जैसे हम पहले असाइनमेंट कर रहे थे ना, AR(0) में रख दो, 12 रख दो, AR(1) में रख दो, 13 रख दो, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं AR(i), ठीक है। अब i 0 पे जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे चलता जाएगा। उसमें आप जो मर्जी वैल्यू रखवाना चाहो, जब मैंने 12 रखवाना है पूरी 100 एलिमेंट्स ऑफ एरे के अंदर, तो मैं उसके अंदर रखवा सकता हूँ। अब एक और लूप लगाऊं और इसको मैं अगर प्रिंट करूँ, एक लूप ने इनिशियलाइजेशन कर दी और दूसरी लूप क्या करेगी, इसको प्रिंट करेगी। इस केस में अगर मैं एरे को प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अब मुझे वो 100 एलिमेंट्स के अंदर 12 ही पड़ा नजर आएगा। ये देखो सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या पड़ा है, 12 ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, इसके थ्रू। अगर मैं यहाँ पे आई लिख देता, अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में 0 हो जाता, फिर सेकंड इंडेक्स में 1 जाता। जैसे मेरे पास आपको पता है यहाँ पे आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 फिर 1 2 3 ऐसे इसको इनिशियलाइजेशन होती जाती। इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ तो इसको 0 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, ये देखो 99 तक, ठीक है। समझ लगी बात की, ओके जी। क्योंकि ये आई यहाँ से हो रहा है ना, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, फिर 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे मैं एरे को भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे पॉसिबल है, ओके। तो ये ऐसे पॉसिबल है, ठीक है जी। अब आते हैं हम हैंडआउट्स की तरफ। हैंडआउट्स में सर ने क्या पढ़ाया हुआ है, हैंडआउट्स में अब हैंडआउट्स में सर ने क्या कहा है कहते हैं एरेज क्या होती हैं, एरेज आर डेटा स्ट्रक्चर विच आइडेंटिकल डेटा टाइप्स आर स्टोर। जिसमें क्या होता है, आइडेंटिकल एक ही टाइप का डेटा स्टोर होता है। अगर इंट है तो इंट स्टोर होगा, इंट में हम ये नहीं कर सकते, ये देखो यहाँ पे लिखा ना 12 स्टोर कर लो, बाद में कोई नाम स्टोर कर लो ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल जावास्क्रिप्ट में है लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ जो आपने डेटा टाइप दी है ना, उसी टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना है, ठीक है जी। कहते हैं इन सी लैंग्वेज एवरी एरे हैज़ अ डेटा टाइप, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, नेम बता दिया, साइज भी बता दिया आपको डिटेल के साथ। डेटा टाइप कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप, डेटा टाइप कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। द रूल्स ऑफ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन अप्लाई टू एरे नेम्स, जैसे आपने वेरिएबल्स के नेम के रूल्स लिखे थे वही आपको एरे के नेम्स भी हैं। अब कहते हैं द साइज ऑफ द एरे टेल्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द एरे। जो साइज होता है ना एरे का, वो आपको बताता है कितने एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर, वो आपको साइज बताता है, ठीक है। कहते हैं द साइज ऑफ द एरे शुड बी अ प्रिसाइज नंबर, जो आपका साइज है ना वो कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए। कहता है साइज जो है ना वो कॉन्टिग्यूस एरे ऑफ मेमोरी होती है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक मेमोरी होती है। कहता है वी कैन एक्सेस द एरे यूजिंग एरे इंडेक्स, जैसे हमने अभी किया, ओके जी। अब इसकी डिक्लेरेशन क्या है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या है डेटा टाइप, ये क्या है एरे नेम, और ये क्या है सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर साइज, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दी सर ने, 10 स्टूडेंट्स की एज है। अब मेमोरी में लेआउट कैसा होगा, मेमोरी में लेआउट्स कुछ इस तरह का होगा। इंडेक्स के अंदर जो मैंने आपको अभी जो ये करके दिखाया है, ठीक है, ये इस तरह का इंडेक्स आपको मेमोरी के लेआउट दिखा देगा, ओके। तो ये जो इसके अंदर हम लिखते हैं वो क्या होता है, इंडेक्स। ये देखो 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, 1 से, फिर 2 से, ये सेकंड नंबर पे है वो 1 पे है, जो थर्ड नंबर पे वो 2 पे है, ठीक है जी। इस तरह चलता जा रहा है और लास्ट पे 9 पे आएगा। लेस देन और साइज क्या है, n-1, मतलब जितना साइज है उसमें से एक माइनस कर दो, ओके जी, ठीक है। उसके बाद सर ने आपको करके दिखा दिया एक प्रोग्राम। अच्छा एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपने अगर उस वेरिएबल एरे को डिक्लेयर करके छोड़ना है ना, आप उसके साथ कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, एग्जाम्पल आई हो गया, एक्स हो गया, तो ऐसे भी पॉसिबल है कोमा लगा के, ठीक है। ये नहीं कि बस आप एरे ही डिक्लेयर कर, एक और एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो, ये देखो 10, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब कोमा सेपरेट करके आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो उसी टाइप के, और एरेज को भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल साइज्ड एरे। वेरिएबल साइज्ड एरे क्या होती हैं कि हम वेरिएबल जो उसका साइज़ है ना वो वेरिएबल का साइज़ होना चाहिए, एरे का जो साइज़ है वो वेरिएबल का साइज़ होना चाहिए, ओके। वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंट साइज़ जो है ना वो कर दो 10, ओके। उसके बाद मैंने एरे को डिक्लेयर किया ARR, उसमें मैंने जो बजाय 10 रखने के मैंने वो साइज रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा भी पॉसिबल है,
ऐसे भी इसने चल जाना है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल साइज एरे। अब लोग पता क्या करते हैं, लोग जो है ना एरे के अंदर इन यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, चलो वो देखते हैं। ए आर ऑफ 10, ठीक है जी। अब मैंने 10 के 10 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लेने हैं, वो कैसे लूँगा, मैं यहाँ पे उससे कहूँगा फॉर, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं उससे कहूँगा सी आउट एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स आई। आई क्या करेगा, वहाँ पे वो इंडेक्स प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर बोलूँगा उसको सी इन ए आर ऑफ आई, तब एक एक इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू को एंटर करोगे। ये इंडेक्स पहले यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह चलता जाएगा। अगर इस केस में इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, या थोड़ा सा ना रीडेबिलिटी पर्पज़ के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ऐसे, तो अब सही कुछ लगेगा। देखो, एड इंडेक्स 0 1, एड इंडेक्स 1 2 3 45, इंडेक्स सारे चलते जाने, ठीक है। ओके, जैसे 9 आया उसके बाद ये एंड हो गया। आप चाहते हो कि जो आप ना मतलब काउंटिंग अपनी अच्छी रखो, तो आप क्या करते हो, उसमें +1 कर देते हो। मतलब अगर 0 आया तो उसमें एक ऐड कर दो 1 हो जाएगा, 2 आया 1 आया तो उसमें एक ऐड कर दो 2 हो जाएगा। तो मतलब यूज़र को समझने के लिए, यूज़र कन्फ्यूज़ ना हो, यूज़र को नहीं पता कि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रही काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग मतलब पूछ जो हमसे वो 1 से रहा है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस तरह अगर मैं एंटर करता जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो। अब जैसे आपने यूज़र से इनपुट लिया है, आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगा, प्रिंट भी करवा दूँगा। तो अगर मैं इस केस में इसको रन करूँ, मैं 10 के 10 एलिमेंट्स यहाँ पे मतलब जो भी मैं देने हैं वो दूँगा पहले, और फिर बाद में क्या कर देगा, उनको प्रिंट कर देगा। ये देखो, जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे दिए वो सारे इसमें स्टोर हो गए, एक एक इंडेक्स में जाके वहाँ पर वो स्टोर होते गए, और स्टोर होने के बाद यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होके आ गए, ठीक है। इसी तरह आप एरे को कॉपी भी कर सकते हो। वो कैसे, एक और एरे है आपके पास, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एरे ऑफ 1 है, और ये क्या है, एरे ऑफ 2 है। और अब मैं कहता हूँ इसके पास जो है ना एरे ऑफ आई जो है 1 है, उसके पास मेरे पास पड़ा हुआ है आई, मतलब 0 से 10 तक पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल इसमें पड़ा हुआ है 12 पड़ा हुआ है, ठीक है। पहली एरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, और दूसरी एरे की मैं चाहता हूँ उसमें कॉपी हो जाए। मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा जैसे आप लिखते हो ना, इसको भी और जब भी किसी एरे को कॉपी करना है ना दूसरी एरे के अंदर, उसका साइज़ और उसकी टाइप सेम होना चाहिए। अगर मैंने इंटीजर की एरे को कॉपी करना है दूसरी एरे में, तो उसका जो डेटा टाइप है वो इंट होना चाहिए, और उसकी जो साइज़ है वो भी सेम होना चाहिए। अगर 10 एलिमेंट्स तो 10 एलिमेंट्स ही होने चाहिए, ठीक है। अब कॉपी कैसे कर सकता हूँ, मैंने एरे 2 के अंदर कॉपी करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं सिंपली लिखूँ एरे ऑफ 2 0, मैं रख दूँ किसको, ए आर ऑफ 1 0, एक एक एलिमेंट को अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ। इसी तरह ए आर ऑफ 3 ऑफ 0 में रख दो ए आर ऑफ 1 के, सॉरी 1 यहाँ पे 1, ठीक है, 1 को रखता हूँ, ठीक है। तो बजाय इसको ऐसे करूँ एक एक एलिमेंट को, मैं क्या करूँगा, लूप को यूज़ कर लूँगा। अब मैंने इसमें जो एलिमेंट्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 तक कोई वैल्यू देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको वैल्यूज़ दे के कॉमा लगा के एक और वेरिएबल यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने कहा मेरे पास जो है ना यहाँ पे, चलो यार 5 कर लेते हैं, थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है, ज़्यादा लंबा ना काम हो, 5 कर लेते हैं। मैंने कहा 19, फिर मैंने कहा 12, 16, 13, फिर मैंने 12 दोबारा दे दी यहाँ पे। अब मैं इसको कॉपी कैसे करूँगा, जैसे पहले आपको बता चुका। अब इनमें वैल्यूज़ पड़ी हुई है ना, ये मैं किसी दूसरी एरे को असाइन करूँगा, कैसे, ए आर ऑफ 2 में 0 के अंदर आप रख दो ए आर ऑफ 1 के 0 को, तो वो चला जाएगा, ठीक है। वो माइट भी पॉसिबल है। तो मैं कैसे करूँगा, ये मैं बजाय ऐसे करूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। मैंने क्या करना है, ए आर ऑफ 2 में जो उसका जो है ना आई,
उसके एक एक इंडेक्स के ऊपर आप एरर ऑफ वन ऑफ का एक एक इंडेक्स रख दो, ठीक है। दो भी एरे हो गई कॉपी। अब अगर मैं इस एरे को प्रिंट करूँ, किस एरे को प्रिंट करूँ, एरे 2 को, तो वो कैसे होगा, वो आपको प्रिंट करके देगा ऐसे, ठीक है। एरे 2 को प्रिंट किया जो आपने, तो एरे 2 में वही एलिमेंट्स आएंगे जो एरे 1 में थे, ठीक है जी। ओके, यार 10 किया मैंने, इसको 5 तक करना है, इसलिए मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, वही एलिमेंट्स आएंगे जो एरे 1 में थे, एरे 2 में वही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है भाई। ओके। उसके अलावा आपके पास होता है कॉन्स्ट वेरिएबल। वो क्या होता है, आपको पता है वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मैंने इंडेक्स लिखा, इसको मैंने वैल्यू असाइन की, तो बाद में जाकर इसकी वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। आपको पता है इस चीज़ का। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो अब मुझे ये 20 देगा बजाय 10 के, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा काम कर दूँ कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा के शुरू में लिखते हैं कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट क्या करता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने देता। अब आपने जो उसकी वैल्यू दे दी ना एक मरतबा, वो चेंज नहीं होगी बाद में। ये देखो, अब इसको चेंज नहीं होने देगा। पहली कंडीशन इसकी क्या है कि ये जो है ना कॉन्स्ट वेरिएबल, ये इनिशियलाइज लाजमी होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ये इनिशियलाइजेशन इसकी लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं करता ना, तो ये एरर है, ठीक है। इसकी इनिशियलाइजेशन लाजमी, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर रख दो, 20 या 30 रख दो, तो उसको रखना ही पड़ेगा। और बाद में इसकी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन इसकी ये है। पहली कंडीशन क्या है, इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। दूसरी क्या है, चेंजिंग नहीं है। तो जो रख दिया वो रख दिया, ठीक है। इसी तरह सर ने यहाँ पे पता क्या किया हुआ है, आपके एरे का साइज जो है वो कॉन्स्ट रखा हुआ है। मैंने फॉर एग्जाम्पल कि कॉन्स्ट इंट साइज इज इक्वल टू 40 या क्या 10 साइज, और मैं एक एरे डिक्लेयर किया ARR, उसमें मैंने रख दिया साइज। तो अब एरे का साइज मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक आसानी मुझे मिल गई कि एरे का साइज जो मैंने है ना फिक्स कर दिया, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो एरे का साइज चेंज ना हो, हम हमेशा अगर वेरिएबल का साइज भेजना है उसके अंदर, उसको हम क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट कर देते होते हैं, ठीक है। ओके जी। तो ये सारी चीज़ें आपको सर ने बताई हुई। यहाँ पे ये देखो कि एरे को हमने कैसे इसमें इनपुट लेना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा। ये देखो इनिशियलाइजेशन करवाई आपकी। अगर ए को 0 से इनिशियलाइज करना है तो हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया था, ठीक है। ये आप सर ने फिर अलग अलग किया, तो वो भी सारे के सारे 0 से इनिशियलाइज हो गए। एक के साथ किया तो वो भी सारे हो गए। कोई साइज नहीं दिया तो वो भी सारे 0 के साथ हो गए, राइट। सैम्पलर प्रोग्राम किया सर ने, ये हम करेंगे बाद में इंशाल्लाह। कॉपी किया एरे को, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ये देखो, बी के अंदर ए के एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया, ठीक है, ए के एलिमेंट्स को। तो वो कैसे किया, लूप के थ्रू किया। ओके जी, ओके। उसके बाद लीनियर सर्च है, वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे। अच्छा, एक रैंडम फंक्शन होता है हमारे पास, तो ये भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही कर लेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, चलो बता ही देता हूँ। रैंडम फंक्शन पता क्या होता है, ये हमेशा आपके पास एक हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड stdlib.h, इसके अंदर होता है। तो सी आउट लिखूँ रैंड, ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, रैंडम नंबर कोई भी उठा के प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। रैंडम नंबर प्रिंट करके देगा। 41 है, नेक्स्ट टाइम माइट भी पॉसिबल कोई और है, ठीक है। अब भी 41 दे रहा है, तो ये क्या करता है, रैंडम नंबर प्रिंट करके देता है। कैसे, चलो बताता हूँ आपको। ये देखो, सर ने यहाँ बताया कि ये जो रैंडम नंबर प्रिंट करता है 0 से लेकर 32 327 67 तक प्रिंट करता है ये फंक्शन। आप चाहते हो कि अगर ये रैंडम नंबर प्रिंट करे, किसके साथ, किसी एक नंबर तक प्रिंट करे, तो आप उसको उसके साथ उसका मॉडुलस ले लेते हो। कैसे लेते हो, आप उसको मॉडुलस 6 लिखते हो, 5 लिखते हो, तो ये उस नंबर तक कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट कर सकता है। जब मैं यहाँ पे 10 लिखा है, तो ये 10 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट कर सकता है। यहाँ पे इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं दोबारा रन करूँ तो इस केस में भी इसने माइट भी 1 ही प्रिंट करना है। अगर मैं इसमें यहाँ पे 1 प्लस लिख दूँ ना, तो अब अगर इसको यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखूँ, तो अब ये 1 और 10 के दरमियान
कोई रैंडम नंबर प्रिंट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 आया, अगर दोबारा रन करूँ तो इसको क्या देगा, 2 देगा। मतलब कुछ चांसेस हैं कि मतलब बार-बार प्रोग्राम रन करोगे ना आप, तो ये काफ़ी टाइम के बाद आपको कोई और रैंडम नंबर उठा के दे देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रैंडम नंबर उठा के दे देता है। उसके बाद कांस्टेंट के बारे में बताया मैंने आपको, तो ये देखो सर ने क्या किया है, साइज उसका कांस्टेंट रख दिया है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बारे में ये पढ़ लेना आप, ठीक है। इसके बाद कुछ टिप्स हैं, कहता है इनिशियलाइज द एरे एक्सप्लिसिटली मतलब उसको इनिशियलाइज करो यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर, उसको लाजमी साइज दे के या फिर जैसे भी है इनिशियलाइज करो। अगर नहीं करना तो लूप्स के थ्रू इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। दूसरी टिप क्या है, एरे इंडेक्स सबस्क्रिप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मैंने आपको बता दिया, एंड 1 लेस देन द अरे साइज। अरे की जितना साइज है उसमें से एक निकाल दो, वहाँ पे उसका एंड होता है। टू कॉपी एन अरे द साइज एंड डेटा टाइप ऑफ बोथ अरेज शुड बी सेम। एक अरे को दूसरे अरे में कॉपी करना है तो उसका साइज और उसकी डेटा टाइप दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये क्विज पूछता है, ये वाला ये क्विज है आपका। एरे सबस्क्रिप्ट में बी एन इंटीजर और एन इंटीजर एक्सप्रेशन। एरे का जो सबस्क्रिप्ट है ना, ये वाला सबस्क्रिप्ट, ये हमेशा इंटीजर ही होता है, इसके अलावा कोई ये नहीं होता, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं हो सकता, फ्लोट नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे लिखूँ ये तो चलेगा ना, ये चलेगा। लेकिन अगर इन केस मैं इसको करता हूँ स्ट्रिंग, तो ये नहीं चलेगा। स्ट्रिंग नहीं हो सकता, सिंगल कोट्स में कैरेक्टर नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता, फ्लोट नहीं हो सकता। हमेशा ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर की कोई एक्सप्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये वेरिएबल होना चाहिए। असाइनिंग अनदर वैल्यू टू अ कांस्ट इज अ सिंटैक्स एरर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कांस्टेंट के अंदर कोई और वैल्यू असाइन करते हो तो वहाँ पे आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।